नमस्कार दोस्तों। बात है 15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 की। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस ब्रिटिश जहाज आरएमएस टाइटैनिक, वही टाइटैनिक जिसकी पहली यात्रा ही उसकी अंतिम यात्रा बन गई थी। उसके निर्माताओं ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यहाँ तक कह दिया था कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते, लेकिन अटलांटिक महासागर की काली गहराइयों में 12,500 फीट नीचे पड़ा उसका मलबा आज भी इस बात की गवाही देता है कि कभी कभी इंसान अपने ओवर कॉन्फिडेंस की कारण ही नहीं होता। चलिए, स्वागत है आपका टाइटैनिक की असली दर्दनाक और रोमांचक कहानी में। सन 1900 के दशक में दो बड़ी ब्रिटिश शिपिंग कंपनियां यूनार्ड लाइन और व्हाइट स्टार लाइन में आपस में कंपटीशन चल रहा था। यूनार्ड लाइन ने स्पीड के मामले में कई रिकॉर्ड कायम किए थे, इसलिए व्हाइट स्टार लाइन ने डिसाइड किया कि वो कंफर्ट, सेफ्टी और लग्जरियसनेस में कंपटीशन करेगी। इसी उद्देश्य से ओलंपिक क्लास के 3 बड़े जहाज बनाए गए, आरएमएस टाइटैनिक, आरएमएस ओलंपिक और एचएमएचएस ब्रिटानिक। टाइटैनिक को उसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा गया, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इस जहाज का निर्माण यूरोप और अमेरिका के बीच बिजनेस, टूरिज्म और इमिग्रेंट्स को लाने ले जाने का काम करने के लिए किया गया था। टाइटैनिक का उद्देश्य सिर्फ अपने पैसेंजर को लग्जरी अनुभव नहीं करवाना था, बल्कि हाई क्लास, मिडिल क्लास और इमिग्रेंट लोगों को सेफ और कंफर्टेबल यात्रा उपलब्ध करवाना था। इस जहाज को प्रसिद्ध ब्रिटिश जहाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हालैंड एंड वोल्फ के शिपयार्ड में बनाया गया था। इस जहाज का निर्माण 1909 में शुरू हुआ था और लगभग 26 महीने बाद 1912 में पूर्ण हुआ था। इस जहाज को बनाने में लगभग 3,000 वर्कर्स की मेहनत लगी थी और जहाज बनाने के दौरान लगभग 28 सीरियस और 218 माइनर एक्सीडेंट हुए थे, जिससे लगभग 8 वर्कर्स की मौत हो गई थी और कई वर्कर्स के हाथ पैर तक काटने पड़े थे। टाइटैनिक का वजन लगभग 46,000 टन था। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी, जिससे लगभग 17 मंजिला इमारत खड़ी की जा सकती थी। इतने विशाल जहाज पर लाइफ बोट की संख्या सिर्फ 20 थी, जो उसमें सवार 2240 यात्रियों के लिए बहुत कम थी। यही चलकर आगे जाकर बहुत बड़ी मानवीय गलती साबित हुई। टाइटैनिक के इंजन लगभग 4 मंजिला इमारत के बराबर थे और इसकी चिमनियां लगभग 22 मीटर ऊंची थी। टाइटैनिक वास्तव में एक फ्लोटिंग सिटी जैसा था। इसमें फर्स्ट क्लास में दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स लोग और 300 वीआईपी लोग शामिल थे। इसी वजह से इसे बिलियनियर्स से भी कहा जाता था। सेकंड क्लास में मध्यम वर्ग के लोग थे, जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, क्लर्क और समाज से जुड़े कई एजुकेटेड लोग शामिल थे। थर्ड क्लास में मजदूर, किसान और इमिग्रेंट्स लोग शामिल थे, जो अमेरिका और कनाडा में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए जा रहे। पूरे जहाज में लगभग 874 क्रू मेंबर मौजूद थे, जो यात्रियों की सुरक्षा और सर्विस का काम संभालते थे। 10 अप्रैल 1912 दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली जल यात्रा के लिए निकलता है। पहले 4 दिन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। जहाज में मौजूद सभी सुविधाएं एक तैरते हुए महल की तरह थी। एक स्विमिंग पूल, एक स्क्वैश कोर्ट, एक जिम, एक तुर्किश बाथ, स्पा, एक लाइब्रेरी और एक बड़ा सा डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक विशाल किचन। इसके अलावा एक वायरलेस रूम भी था, जिसकी रेंज लगभग 300 से 400 मील तक थी। पहले 4 दिन तक जहाज बिल्कुल नॉर्मल और बिजी तरीके से चल रहा था, लेकिन रात होते ही तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता था, जिससे टाइटैनिक को लगातार आसपास के जहाजों द्वारा आइसबर्ग की वार्निंग मिल रही थी। टाइटैनिक की कमान 40 वर्षों के अनुभवी कैप्टन एडवर्ड जी स्मिथ के पास थी, जिन्हें बेस्ट कैप्टन ऑफ सी कहा जाता था। 14 अप्रैल 1912 की सुबह से रात तक टाइटैनिक को लगभग 6 आइसबर्ग वार्निंग मिली थी, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स लोगों के पर्सनल मैसेज भेजने में व्यस्त थे। उन्होंने कई आइसबर्ग वार्निंग को या तो डिले कर दिया या इग्नोर कर दिया और उनको टाइम पर जहाज के ब्रिज में नहीं पहुंचे। टाइटैनिक को रात को लगभग 10:55 अंतिम एक आइसबर्ग वार्निंग मिलती है, लेकिन उस वार्निंग को टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स ने बिजी होने के चलते इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइटैनिक पर तैनात क्रू मेंबर्स और अधिकारियों को उस आइसबर्ग की वार्निंग की टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और टाइटैनिक एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। 14 अप्रैल 1912 की रात ना हवा थी, ना समुद्र की लहरें और ना चंद्रमा होने के कारण ना कोई चांदनी थी। रात पूरी बिल्कुल अंधेरी थी और जहाज के पहरेदार के पास उसकी दूरबीन भी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि दूरबीन जहाज के लॉकर में थी तथा उसकी चाबी उस व्यक्ति के पास थी, जिसे जहाज के रवाना होने के कुछ ही समय पहले जहाज से उतार दिया गया था और जो अपनी जगह आने वाले अधिकारी को चाबी देना भूल गया था। तथा इसी छोटी सी गलती ने एक बड़ी सी त्रासदी को जन्म दे दिया। 14 अप्रैल 1912 जहाज लगभग
41 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पहरेदार को एक सामने बड़ा सा आइसबर्ग नजर आता है। उसने घंटी बजाई। जहाज की कमान अधिकारी विलियम मैकमास्टर मैरडॉक के पास थी। उन्होंने तुरंत हार्ड ए स्टार बोर्ड का आदेश दिया, जिसके अंतर्गत जहाज को तेजी से दाहिने घुमाया गया। फिर उसके इंजन रिवर्स किए गए, लेकिन दोनों प्रयास असफल हुए। उसके बाद जहाज को हार्ड ए पोर्ट का आदेश दिया गया, जिसमें जहाज को तेजी से दाहिनी ओर घुमाया गया। इससे जहाज सीधा आइसबर्ग की टकराने से तो बच गया, लेकिन पानी के अंदर मौजूद बर्फ ने उसकी एक साइड को बुरी तरह छील दिया और लगातार 6 सेकंड तक छीलता रहा। इसकी वजह से जहाज के लगभग 300 फुट के दायरे में A4 साइज पेपर के बराबर छेद हो गए। और जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजीनियर से इसकी जांच करवाई तो पता चला कि जहाज के 6 में से 5 कंपार्टमेंट पानी में डूब चुके हैं। कैप्टन स्मिथ ने जहाज पर मौजूद टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को बुलाकर इस बारे में पूछा। थॉमस ने तुरंत समझ लिया ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है कि जहाज अगले 2 घंटे में डूब जाएगा। इस दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स ने आसपास के दर्जनों जहाजों को लगातार डिस्ट्रेस कॉल मैसेज भेजने शुरू किए और अंतिम समय में SOS मैसेज भी भेजा ताकि तुरंत सहायता मिल सके। लेकिन मदद पहुंचाने वाला जहाज के सबसे नजदीक में SS कैलिफोर्नियन जहाज था, जो लगभग उससे 20 मील की दूरी पर था। लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर्स ने रात को अपना रेडियो बंद करके सो गए थे। इसकी वजह से वो टाइटैनिक के मैसेज सुन नहीं पाया और टाइटैनिक की कोई मदद नहीं कर पाया। अगर वो समय पे मदद करता तो लगभग टाइटैनिक पे 1000 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक को जवाब देने वाला जहाज कारपेथिया था, लेकिन वो टाइटैनिक से 58 मील की दूरी पर था। इसकी वजह से उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा। तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। रात को 12:15 पर कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट तैयार करने और जहाज को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की स्थिति अत्यंत खराब थी। टाइटैनिक पे सवार 2200 लोगों पे सिर्फ 1178 लोगों के लिए लाइफ बोट अवेलेबल थी। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स की प्रशिक्षण की कमी और उनके द्वारा कैप्टन की बात को सीरियस न लेने के कारण लाइफ बोट्स को पूरा भरा नहीं जा सकता और कई लाइफ बोट्स को आधी खाली भेजी गई। प्राकृतिक आपदा और मानवीय गलती ने मिलकर इस त्रासदी को और बड़ा बना दिया। टाइटैनिक पर सवार लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक भी डूब जाएगा। सिर्फ टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को ही इस बात का अंदाजा था कि जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स जहाज के नए लेआउट से परिचित नहीं थे और इस खतरनाक स्थिति से अनजान थे। अति आत्मविश्वास, जानकारी की कमी और भाषा की बाधा भी इस त्रासदी को बड़ा बनाने में मददगार साबित हुई। टाइटैनिक के बॉयलर रूम में पानी भर जाने के कारण वाल्व को खोल दिया गया था। बॉयलर से निकलने की हाई प्रेशर भाप इतनी तेज थी कि कम्युनिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए क्रू मेंबर्स को हाथ के इशारों से ही काम चलाना पड़ा। कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स में महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन टाइटैनिक की दोनों साइड्स के क्रू मेंबर ने इसको अलग अलग ढंग से समझा। क्रू मेंबर्स ने कई लाइफ बोट्स में सिर्फ महिलाओं और बच्चों को जाने दिया और मेंस को चढ़ने से अलाउ नहीं किया। इस कारण कई लाइफ बोट्स आधी खाली भेजी गई। कई लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास यात्रियों को बैठाने के लिए प्राथमिकता दी गई और थर्ड क्लास के यात्रियों के सीढ़ियों के दरवाजे कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए। भेदभावपूर्ण नीति के कारण थर्ड क्लास पैसेंजर बड़ी संख्या में जहाज पर मारे गए। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स लगातार आसपास के जहाजों को डिस्ट्रेस कॉल भेज रहे थे, लेकिन जहाज के पास में मौजूद सबसे नजदीक में कैलिफोर्नियन शिप जो सिर्फ 20 मील की दूरी पर था, उसके रेडियो ऑपरेटर्स ने रेडियो बंद करके सो गया था। उसकी वजह से टाइटैनिक के मैसेज पढ़ नहीं पाया और जब तक उसने मैसेज पढ़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर कैलिफोर्नियन जहाज ने तुरंत जवाब दिया होता तो जहाज पर कई जानें बचाई जा सकती थी। रात को 2 बजे तक टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लग जाता है और जहाज धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। लगभग 2:18 पर टाइटैनिक की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और टाइटैनिक अंधेरे में डूब जाता है। अत्यधिक भार के कारण जहाज का हिस्सा एक बड़े विस्फोट के कारण 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और आगे का हिस्सा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12,500 फीट नीचे समुद्र तल में जाके बैठ जाता है और दूसरा हिस्सा कुछ समय के लिए ऊपर आता है और 2 मिनट बाद वो भी समुद्र में हवा के अत्यधिक प्रेशर के कारण उसके पार्ट्स समुद्र में बिखर जाते हैं, वो भी समुद्र तल में गिर जाता है। उस समय अटलांटिक महासागर में बर्फ की मौजूदगी के कारण तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये तापमान इतना घातक था कि उसमें लोग 5 से 10 मिनट के अंदर हाइपोथर्मिया से मर सकते थे। इसी वजह से जहाज पर
मौजूद 1500 लोग समुद्र में मौजूद ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए। इस भयानक हादसे में लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे और लाइफ बोट में रेस्क्यू किए गए लोगों को कारफिर जहाज द्वारा बचा लिया जाता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद आसपास के कई जहाज उससे संपर्क करने की असफल कोशिश करते हैं। टाइटैनिक की डिस्ट्रेस कॉल सुनने वाला जहाज उसके कुछ समय बाद कारपेथिया नामक एक जहाज वहां पहुंचता है और लाइफ बोट्स में सवार 706 लोगों की जान बचाने में मदद करता है। टाइटैनिक के डूबने के पश्चात अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार ने उस हादसे की जांच करवानी शुरू की थी। इस जांच में सामने आया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज गति था। टाइटैनिक उस रात को अपनी अधिकतम गति से चल रहा था। इसके अलावा टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा कई आइसबर्ग वार्निंग्स को इग्नोर किया गया था या उसमें डिले किया गया था। इसकी वजह से भी वो हादसे का कारण बना। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और उसमें लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी। टाइटैनिक का सबसे नजदीक शहर था कैलिफोर्निया, लेकिन उसने रेडियो बंद कर दिया था, जिसके कारण वो टाइटैनिक का एसओएस मैसेज नहीं सुन पाया। यानी तेज स्पीड्स, टाइटैनिक पे लाइफ बोट्स नहीं होना, उसके क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग नहीं होना और आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर करना, ये सभी कारण बने टाइटैनिक के डूबने के। टाइटैनिक के डूबने के पश्चात 1914 में समुद्री सुरक्षा समझौता लागू किया गया, जिसके अंतर्गत फ्यूचर में सभी जहाजों में यात्रियों की संख्या के बराबर लाइफ बोट्स को अनिवार्य किया गया और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आइसबर्ग वाले क्षेत्र में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को शुरू किया गया, जिससे जहाजों को आइसबर्ग के बारे में पहले से ही रिपोर्ट प्राप्त हो सके। जहाजों पर लाइफ बोट्स ड्रिल को कंपल्सरी किया गया। रेडियो एक्ट के अनुसार जहाजों में 24/7 वायरलेस रेडियो ऑन रखने को अनिवार्य किया गया। ऐसे हादसों से बचने के लिए जहाज की डिजाइन में सुधार किया गया। इसका उद्देश्य था सुरक्षा बढ़ाई जा सके और यात्रियों की जान बचाई जा सके। टाइटैनिक केवल एक जहाज की कहानी नहीं है, ये मानव द्वारा अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने, तकनीक के ऊपर ब्लाइंड बिलीव करने का नतीजा है। यह हमें सबक देता है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और अप्रत्याशित घटना कभी भी घट सकती है, चाहे आप कितने भी सेफ फील क्यों नहीं करते। टाइटैनिक हमें ये सिखाता है कि हमें नेचर के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए और टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है।